हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू बायोविस्टा। मेरा नाम है आकांक्षा सेंगर और मैं एक बायोलॉजी एजुकेटर हूँ। जैसा कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में माइटोसिस का एक एक पॉइंट बहुत अच्छे से समझा था एंड आई होप कि वो आपको लेक्चर पसंद आया होगा और उससे भी बेहतर बात है कि आपको समझ आया होगा। आज इस लेक्चर में हम सेकेंड टाइप ऑफ सेल डिवीजन की बात कर रहे हैं, यानी कि हम मियोसिस की बात करने जा रहे हैं। मियोसिस को समझने से पहले हमें एक कंटेंट समझना होगा कि डिप्लॉइड और हैप्लॉइड क्या है, क्योंकि ये टर्म हमें बहुत परेशान करता है। जब तक हमें डिप्लॉइड और हैप्लॉइड नहीं समझ आएगा तब तक हम इसी प्रॉब्लम में फंसे रहेंगे कि भाई मियोसिस में क्या होता है, माइटोसिस में क्या होता है, सोमैटिक सेल्स में कौन, सोमैटिक सेल्स किसको फॉलो करती है, माइटोसिस को कि मियोसिस को, या गैमेटोजेनेसिस को कौन फॉलो कर रहा है, मियोसिस या फिर माइटोसिस। तो इन सब सवालों के जवाब के लिए पहले हमें समझना पड़ेगा हमारे कुछ टर्म्स को, जिनको हमने बोला है जिनको हमने बोला है अपना हैप्लॉइड और डिप्लॉइड। मैं यहाँ दो टाइप की सेल्स को ड्रॉ करूंगी बेटा। एक रहेगा आपका डिप्लॉइड और दूसरा आपका रहेगा बेटा हैप्लॉइड। ठीक है, नाम जितना इजी लग रहा है सुनने में, समझने में भी उतना ही इजी है। बस आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा और थोड़ा सा अपना कह सकते हैं हम कि कंसंट्रेशन हमें यही रखना है, क्योंकि समझने के लिए हमें एक बस बहुत माइनर पॉइंट है, कुछ बहुत ज्यादा नहीं है कि नहीं हमें बहुत समझ ही नहीं आएगा, बहुत मुश्किल है बहुत इजी, बट थोड़ा सा उसको अच्छी तरह से समझेंगे। मैंने क्या बोला, दो टाइप की सेल्स मैंने ड्रॉ करी है, एक है डिप्लॉइड, दूसरी है हैप्लॉइड। डिप्लॉइड का मतलब नाम से ही समझ में आ रहा है कुछ दो, यानी यहाँ पे क्या होगा बेटा, क्रोमोसोम्स का पूरा पूरा पेयर उठ के आएगा, यानी कि क्रोमोसोम एक खुद तो आ ही रहा है प्लस अपना जेरोक्स यानी अपनी कॉपी भी लेकर आएगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे मैंने दो क्रोमोसोम ड्रॉ किया, ठीक है। एक क्रोमोसोम का नाम रख दिया मैंने 1 और एक उसी की कॉपी है इसलिए मैंने उसका नाम रख दिया 1 डैश। अभी तक मेरे हिसाब से कोई दिक्कत तो आपको आई नहीं होगी। मैंने क्या बोला, डिप्लॉइड सेल में सेट ऑफ क्रोमोसोम आता है, यानी कि एक क्रोमोसोम नंबर 1 और उसकी कॉपी उसके साथ में आएगी, यानी कि क्रोमोसोम नंबर 1 डैश। क्लियर हो गया, यहां पूरा पूरा सेट आएगा। बट अगर इस सेट में से कोई एक ही क्रोमोसोम आगे वाली सेल में जाता है तो उस सेल को बोला जाएगा हैप्लॉइड। जैसे कि मैं यहां पे बना रही हूं, केवल एक क्रोमोसोम आया, फॉर एग्जांपल मैंने बोल दिया 1, तो केवल क्रोमोसोम नंबर 1 ही आया, 1 डैश नहीं आया। अगर 1 डैश भी साथ में आ जाता तो फिर क्या होता, तो मेरी सेल बन जाती डिप्लॉइड। पर अभी अगर एक ही आया, यानी अगर क्रोमोसोम नंबर 1 ही आया उस सेल में, तो वो क्या हो गई बेटा, वो सेल होगी हैप्लॉइड। इतनी चीज समझ में आई। अब हम शुरू करते हैं मियोसिस के साथ, क्योंकि अब हमें डिप्लॉइड और हैप्लॉइड वाला कंटेंट समझ आ चुका है। चलिए, अगर मैं मियोसिस की बात करूं बेटा, तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, ये टर्म किसने दिया था। ठीक है, तो टर्म कॉइंड बाय दो साइंटिस्ट थे बेटा आपके, एक थे फॉर्मर एंड दूसरे कौन से थे, मोरे। फॉर्मर एंड मोरे ने 1904 में, यानी कि 1904 में 1904 में उन्होंने ये टर्म दिया कि भाई ये मियोसिस नाम की कोई बला है और इससे डरने वाली बिल्कुल भी चीज नहीं, क्योंकि अगर हम इससे डर रहे होते तो आज हमें पता ही ना चलता कि गैमेट्स बनते कैसे हैं। ठीक है, तो पहली चीज तो हमें ये क्लियर हो गई। दूसरा पॉइंट हमें यहाँ पे क्या लिखना है बेटा, हेल्प्स इन गैमीट फॉर्मेशन। अगर अभी किसी को गैमीट फॉर्मेशन नहीं समझ में आ रहा है तो 2 मिनट जरा पेशेंस रखें, मैं समझा रही हूँ गैमीट फॉर्मेशन क्या होता है। गैमीट फॉर्मेशन आपने सुना होगा, फीमेल्स में एग्स और मेल्स में स्पर्म, जो बेटा ये प्रोड्यूस होते हैं, इन्हीं को हम गैमीट्स बोलते हैं। गैमीट्स यानी कि स्पेशल सेक्स सेल्स बाय विच वी कैन रिप्रोड्यूस। ठीक है, और हम बोल सकते हैं कि जिनकी वजह से हम रिप्रोडक्शन हमारा सक्सेसफुल हो पाता है। तो सेकेंड पॉइंट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, अगर ये गैमेटोजेनेसिस में मदद कर रहा है तो अभी मैंने बताया ह्यूमंस में ये क्या बना रहा होगा बेटा, सारी की सारी हैप्लॉइड सेल्स बनाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये याद रखेंगे। ठीक है, ह्यूमंस में क्या बना रहा है, जिसको आप ओवा या ओवम के नाम से जानते हैं, वो किस में बन रहा होगा, फीमेल में। और आपको पता है मेल में क्या बनता है, मेल में अभी मैंने जस्ट बताया, सॉरी मैंने मेल बाहर रख दिया क्योंकि मुझे वो ब्रैकेट के अंदर लिखना था। मेल में बनता है स्पर्म, जो बनेगा यहाँ। ठीक है, ये तो हो गया ह्यूमंस के केस की बात। अगर मैं प्लांट्स के केस में बात करूं, फिर प्लांट्स में बेटा इसी से एग जो बनता है, ठीक है, वो बनेगा आपकी फीमेल में, और मेल में क्या बनेगा आपका, पोलन ग्रेन। पोलन पोलन ग्रेन बेटा किसमें बनेगा, आपके मेल में। ये होगा प्लांट के केस में। ठीक है,
इतनी चीज क्लियर हुई। अब हम आगे देखेंगे कितनी डॉटर सेल्स बनेंगी और कैसी डॉटर सेल्स बनेगी। ये तो मैंने बता दिया कि हैप्लॉइड बनेंगी, बट कितनी बनेंगी। माइटोसिस में तो हमारी डिप्लॉइड सेल्स बनती थी और 2 ही बनती थी। तो मियोसिस में देख लेते हैं। मियोसिस में 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स फॉर्म्ड। 4 डॉटर सेल्स कैसे बनेंगी, हैप्लॉइड कैसे बनेंगी, इन सबको अभी मैं बताऊंगी एक डायग्राम के थ्रू। ठीक है, लास्ट एक चीज लिख लेंगे क्योंकि हो सकता है कभी ये डिफरेंस लिखने में आपको मदद मिल जाए कि जो ये मियोसिस होता है बेटा वो 2 स्टेजेस में कंप्लीट होता है। ठीक है, तो यहां पे क्या लिखेंगे, मियोसिस कंप्लीट्स इन 2 स्टेजेस। ये अपनी 2 स्टेजेस में कंप्लीट होता है जाकर। ध्यान रखेंगे क्या क्या बात मैंने की, डिप्लॉइड और हैप्लॉइड वाला। अगर सारा का सारा सेट उठकर किसी सेल में जा रहा है तो वो सेल कहलाएगी डिप्लॉइड, और अगर सेट नहीं केवल एक ही क्रोमोसोम आगे की सेल में जा रहा है तो वो सेल कैसी होगी, हैप्लॉइड। क्लियर है। नेक्स्ट, मियोसिस में टर्म किसने कॉइन किया था, फॉर्मर और मोरे ने 1904 में। नेक्स्ट हम बात करेंगे हेल्प्स इन गैमीट फॉर्मेशन। गैमीट फॉर्मेशन मैंने आपको बता दिया है, जैसे कि बहुत लोग जानते हैं टेस्टिस जो है मेल में वो स्पर्म प्रोडक्शन का काम करती है, और फीमेल में जो ओवरीज हैं वो किसका काम करेंगे बेटा, एग, ओवम, ओवा, जो भी आप समझे, ठीक है उसका। ऐसे ही प्लांट में भी केस फॉलो होता है, एग जो बनेगा वो फीमेल में बनता है, ये भी हैप्लॉइड ही होता है। पॉलन ग्रेन जो मेल में बनेगा वो भी हैप्लॉइड ही होगा, और ये गैमीट्स ही है। नेक्स्ट, 4 डॉटर सेल्स बनेंगी, कैसी सेल्स होंगी, हैप्लॉइड के डिप्लॉइड, हैप्लॉइड सेल्स बनेंगी, डिप्लॉइड नहीं बनेंगी। ठीक है, नेक्स्ट में मियोसिस कंप्लीट्स इन 2 स्टेजेस। माइटोसिस में हमने कोई स्टेजेस ऐसा पढ़ी नहीं थी कि माइटोसिस 1, माइटोसिस 2, बट यहाँ पे मियोसिस जो होता है वो 2 स्टेजेस में कंप्लीट होता है, और दोनों को ही समझना बहुत ईजी है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास जो मदर सेल है वो है डिप्लॉइड यानी कि 2n। ठीक है, मेरे पास जो मदर सेल है वो है 2n यानी कि डिप्लॉइड। ठीक है, अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है मालूम है, जैसे वो होता है ना कि कुछ लोग होते हैं कि मेरे साथ बुरा हुआ तो मैं आगे वाले के साथ भी बुरा करूंगा, तो ये बेचारी उसी सदमे की लग रहा मदर सेल मारी हुई है। तो इसमें होगा क्या, ये 2n वाली सेल कहेगी मेरे साथ बुरा हुआ मैं आगे वाले के साथ भी बुरा कर दूंगी, यानी कि मैं तो डिप्लॉइड हूं पर मैं अब जब अपनी डॉटर सेल बनाऊंगी तो मैं कैसी बनाऊंगी, हैप्लॉइड, यानी एक ही एक क्रोमोसोम भेजूंगी, पूरा पूरा सेट नहीं भेजूंगी। तो यहाँ पे जो मेरी अब 2 डॉटर सेल्स बनी है वो कैसी होंगी बेटा, हैप्लॉइड। दोनों की दोनों डॉटर सेल्स कैसी हो जाएंगी, हैप्लॉइड। तो कैसा हुआ, डिप्लॉइड से अगर कोई हैप्लॉइड में जा रहा है तो उसकी प्रोग्रेस तो नहीं हो रही है, कोई प्रमोशन तो हुआ नहीं, इवन उस वो कम हो गई, उसकी प्लॉइडी ही कम हो गई। तो ये क्या हुआ, रिडक्शनल डिवीजन। कोई डिप्लॉइड से हैप्लॉइड बन रहा है तो प्रमोशन तो नहीं है ना, तो ये क्या कहलाएगा बेटा, ये हुआ रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शनल डिवीजन बेटा, इसी रिडक्शनल डिवीजन को हम क्या बोल सकते हैं, मियोसिस 1। इसी को हम क्या बोलेंगे, मियोसिस 1। बहुत ध्यान से देख लेंगे, मियोसिस जो मैं बता रही हूं उसको एक एक चीज समझेंगे। जैसे हम माइटोसिस को अभी तक अच्छी तरीके से समझ चुके हैं, वैसे ही हमें मियोसिस को भी कंप्लीट करना है। अब आगे सुनो, बट ये वाली जो डॉटर सेल्स बनी है यानी कि मियोसिस 1 कंप्लीट करके जो 2 डॉटर सेल बनी है, वो कहेंगे यार जरूरी थोड़ी है कि हमारे साथ बुरा हुआ तो हम आगे वाले के साथ भी बुरा करें या हम अपने बच्चों के साथ भी बुरा करें। हम जो है वो हम सेम कंटेंट आगे भी देंगे। अगर मैं हैप्लॉइड हूं तो मैं डिप्लॉइड तो नहीं बन सकती वापस से, पर अगर मैं हैप्लॉइड हूं तो मैं अपनी डॉटर सेल्स भी कैसी बना दूंगी, हैप्लॉइड, यानी मैं कोई पार्शियलिटी नहीं करूंगी। ठीक है, तो यहाँ पे अगेन ये 2 डॉटर सेल्स जो थी ये आगे जाके और 2 डॉटर सेल्स बनाएंगी, यानी कि कितनी डॉटर सेल्स हो गई, 4 डॉटर सेल्स हो गई मेरी। क्लियर हो गया, ये 4 डॉटर सेल्स जो मेरी बनी है ये तो हैप्लॉइड ही, क्या यहाँ किसी तरह का रिडक्शन हुआ, मदर भी हैप्लॉइड, डॉटर सेल्स भी हैप्लॉइड, तो ये कैसा हो जाएगा, यहां जब कोई रिडक्शन नहीं हुआ तो इसके लिए आप क्या नाम दोगे, ये कैसा डिवीजन हुआ, इक्वेशनल डिवीजन। इक्वालिटी हुई ना, यहाँ तो कोई पार्शियलिटी हुई ही नहीं। ठीक है, जैसी मम्मी वैसे बच्चे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, इक्वेशनल डिवीजन, और इसको हम क्या बोल देंगे बेटा, ये हुआ हमारा मियोसिस 2। ये हमारा क्या हो गया, मियोसिस 2। दोबारा से सुन लेंगे एक बार, मदर सेल जो मेरे पास थी वो थी डिप्लॉइड, पर उसने बोला मेरे साथ बुरा हुआ मैं अपनी डॉटर्स के साथ बुरा करूंगी, यानी कि मैं तो डिप्लॉइड हूं पर जब मेरी डॉटर सेल्स में बनाऊंगी तो कैसी बनाऊंगी, हैप्लॉइड। वही सेम केस इसने फॉलो किया, खुद तो डिप्लॉइड थी पर डॉटर सेल्स कैसी बना दी, हैप्लॉइड। 2 डॉटर सेल्स बनी, दोनों की दोनों हैप्लॉइड,
कमी हो गई ना, देख लो डिप्लॉइड से हैप्लॉइड हुए, इसीलिए हमने क्या बोल दिया, रिडक्शनल डिवीजन, ठीक है, क्योंकि प्लॉइड ही कम हो गई। जब रिडक्शनल डिवीजन हुआ तो इसी को मैंने बोल दिया मियोसिस 1। जैसा कि मैंने बोला था 2 स्टेजेस में कंप्लीट होगा, एक स्टेज हो गई मियोसिस 1 के बाद जो मेरे पास 2 डॉटर सेल्स आई, उन्होंने कहा कि यार जरूरी थोड़ी है कि मेरी माँ ने जैसा मेरे साथ किया वैसे मैं अपनी बच्चियों के साथ करूं, मैं ऐसी कोई पार्शियलिटी नहीं करूंगी, जो मेरे पास है मैं अपने बच्चों को वो पूरा पूरा दूंगी। यानी कि अगर मदर हैप्लॉइड थी यहाँ पे तो उसने सोचा मैं अपनी डॉटर्स को वापस से डिप्लॉइड तो पॉसिबल नहीं है बट हैप्लॉइड तो बना ही सकती हूँ। उसने क्या किया बेटा, जो सेम उसके पास प्लॉइडी थी वही सेम प्लॉइडी की उसने डॉटर सेल्स बनाई, यानी कि अब जो 4 डॉटर सेल्स बनी हैं ये चारों की चारों कैसी होंगी, हैप्लॉइड डॉटर सेल्स होंगी। और कैसे हुआ, इक्वेशनल डिवीजन, यहां किसी तरह की कोई पार्शियलिटी नहीं चली है और इसी को हम बोलते हैं मियोसिस 2। अब हम बात करेंगे बेटा हमारे सिग्निफिकेंस, जैसे हमने माइटोसिस के सिग्निफिकेंस पढ़े थे वैसे हम अभी मियोसिस के सिग्निफिकेंस पढ़ेंगे और उसके बाद हम अपने मेन पॉइंट पे आएंगे जो कि है क्रोमोसोम। अब हम शुरू करेंगे बेटा हमारा सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस कि भाई क्या रीजन है, क्यों मियोसिस परफॉर्म हो रहा है, ठीक है। एक पहले वाला पॉइंट तो हमारा एज यूजुअल रहेगा जो माइटोसिस में था कि मेंटेनेंस ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है, या क्रोमोसोम नंबर बोल सकते हैं, मेंटेन रहेगा वहां पे। पर दोनों में फर्क क्या था, वहां क्रोमोसोम नंबर मेंटेन करना था माइटोसिस को सोमैटिक सेल्स में, यहाँ पे क्रोमोसोम का जो नंबर है वो मेंटेन करना है पर किसमें, गैमीट्स में, और वो कौन करेगा, मियोसिस। तो फर्स्ट पॉइंट मेरा क्या रहेगा, मेंटेनेंस ऑफ, एक मिनट, मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोम नंबर। मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ेगी, मैंने बता दिया था, माइटोसिस में रिक्वायरमेंट पड़ रही है क्योंकि सोमैटिक सेल्स में, यहाँ रिक्वायरमेंट पड़ रही है गैमीट्स में कि गैमीट फॉर्मेशन डिस्टर्ब ना हो मेरा। नेक्स्ट क्या रहेगा मेरा, यहाँ पे मैं बात करूंगी रिप्रोडक्शन के, मैंने बारे में बताया था कि जो रिप्रोडक्शन है, अब जब गैमीट्स बनने हैं तो ऑब्वियसली बात है गैमीट्स अगर अच्छे नहीं बनेंगे तो रिप्रोडक्शन नहीं होगा। यानी कि रिप्रोडक्शन के लिए अगर मुझे बात करनी हो तो मैं किसको इन्वॉल्व करूंगी, मियोसिस को, क्योंकि गैमीट प्रोडक्शन तो अल्टीमेटली उसी के हाथ में है ना। आगे बात करते हैं, अगर मैं बात करूंगी रिप्रोडक्शन के बाद, तो अब रिप्रोडक्शन के बाद आएगा हमारा वेरिएशन। वेरिएशन का क्या मतलब होता है बेटा, वेरिएशन का मतलब है वो जो स्लाइट चेंज जो डीएनए में आता है उसी को बोलते हैं वेरिएशन। यानी कि अब जैसे मैं आपको बताऊं हीरा ठाकुर वाली मूवी में क्या हुआ था, सूर्यवंशम में, कि जो पापा थे उन्हीं के जैसा उनका बेटा था, ठीक है, यानी कि दोनों को दोनों डिट्टो सेम। अगर मैं मानूं तो अकॉर्डिंग टू द जेनेटिक्स अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फॉलो कर रहे हैं तो हम 100% जेरोक्स कॉपी तो हो ही नहीं सकते, ठीक है। यानी मान लो कोई, मैं कभी अपने घर का गेट खोलूं और मेरा रिलेटिव बोले बेटा आप में से आपकी मम्मी कौन सी है और आप कौन से हो, ठीक है, तो कंफ्यूजन वाली बात हो जाएगी ना कि भाई मैं कौन सी और मेरी मम्मी कौन सी। ऐसा कभी होता ही नहीं है कि 100% जेरोक्स कॉपी आप अपने पेरेंट की बन जाए। हाँ ये हो सकता है, आपने देखा होगा जब हमारे घर में कोई ऑफस्प्रिंग आता है यानी कि न्यूबॉर्न बेबी आता है तो बोलते हैं कि इसकी स्माइल जो है इसकी मम्मी से मिल रही है, इसकी आंखें इसके पापा से मिल रही हैं। तो मिल सकता है क्योंकि अल्टीमेटली हम बच्चे तो उन्हीं के हैं ना, तो उनके कैरेक्टर्स आप में देखने के लिए मिल सकते हैं, पर 100% कॉपी बन जाना ये बेटा पॉसिबल नहीं है। तो वो जो स्लाइड चेंज जो आपके अपीयरेंस में आया है, आपके बर्ताव में जो वो थोड़ा सा स्लाइड चेंज आएगा ना, उसी को मैंने क्या बोला है, वेरिएशन। आगे मैं इसको और थोड़ा डायग्राम के साथ डिटेल में समझाऊंगी। नेक्स्ट आता है मेरा एवोल्यूशन। एवोल्यूशन क्या होता है बेटा, एवोल्यूशन एक प्रोसेस है जो बहुत टाइम टेकिंग है और इसमें बॉडी में ग्रेजुअल चेंजेस आते हैं। यानी कि मैं बोल सकती हूँ कि डे बाय डे मॉडिफिकेशन होता है हमारी बॉडी में, मतलब डे बाय डे, तो यहाँ तो मैंने एक सिंपल टर्म यूज कर लिया बट इट इज वेरी टाइम टेकिंग प्रोसेस। एवोल्यूशन ऐसा नहीं है कि कुछ दिनों में हो जा रहा है, कुछ महीनों में, कुछ सालों में, बेटा इसको बहुत साल लगते हैं चेंज होने में। जैसे आपने सुना होगा हमारे एंसेस्टर्स के टेल थी, हमारे नहीं है, तो ये एवोल्यूशन का पार्ट है, ठीक है, ये एवोल्यूशन का पार्ट है। यानी बॉडी में मॉडिफिकेशन हुई तब शायद हमें टेल की जरूरत पड़ती थी, आज हमें नहीं पड़ती, तो बॉडी ने मॉडिफाई किया अपने आप को, और वो भी कहीं ना कहीं आपके क्रोमोसोम्स की वजह से ही हुआ और आपके गैमीट्स की वजह से हुआ होगा। और आपको पता है गैमीट्स को इन्वॉल्व करने वाला या गैमीट्स को बनाने वाला कौन है, मियोसिस। नेक्स्ट हमारा जो आता है वो पॉइंट आता है क्रॉसिंग ओवर का। इसको मैं आपको एक डायग्राम के साथ समझाऊंगी बेटा, क्योंकि ऐसे तो हमें थोड़ा सा समझ कम आता है, ठीक है। अब मान लो एक सेल है, आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, आफ्टर द फर्टिलाइजेशन मेरे पास एक ये क्रोमोसोम है और एक ये क्रोमोसोम है, ठीक है।
एक क्रोमोसोम को मैं बोलूंगी पैटर्नल और एक क्रोमोसोम को मैं बोलूंगी मैटर्नल। ठीक है, पैटर्नल आपको समझ में आ रहा होगा, पैटर्नल यानी कि पापा और मैटर्नल यानी कि मदर। ठीक है, तो एक को मैंने लिख दिया पैटर्नल, ठीक है, और एक को मैंने लिख दिया मैटर्नल क्रोमोसोम। ठीक है, यहां तक मेरे हिसाब से किसी को कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। ये तब हुआ जब मैं रिप्रोडक्शन की बात कर रही हूँ। ठीक है, अब धीरे धीरे इसको थोड़ा कोरिलेट करने की कोशिश करना। रिप्रोडक्शन यानी कि फर्टिलाइजेशन के बाद एक क्रोमोसोम हुआ पैटर्नल और एक क्रोमोसोम हुआ मैटर्नल, यानी कि ये क्या बन गई, डिप्लॉइड। ठीक है, बट डीएनए रेप्लिकेशन होगा। यहां पे मैंने क्या लिखा, डीएनए रेप्लिकेशन। यहां जब डीएनए रेप्लिकेशन हुआ तो सेल थोड़ी छोटी बन गई, रुक जाओ, थोड़ा बड़ा बनाना है क्योंकि डीएनए रेप्लिकेशन शो करना है हमें। अब ये हो गया डीएनए रेप्लिकेशन, एक हो गया पैटर्नल वाला, ठीक है, और दूसरा हो गया मैटर्नल वाला। ठीक है, क्योंकि मैं इसको ऐसे ही समझा सकती हूँ, हमें कलर्ड मार्कर से भी उतना ज्यादा अच्छा समझ नहीं आएगा, तो यहाँ मैं कोशिश यही करूंगी कि आपको क्रॉसिंग ओवर वगैरह समझ आए। चलो, ये तो हमारे बन गए डीएनए रेप्लिकेशन हो गए। ठीक है, अब क्या होगा बेटा, इसमें होती है क्रॉसिंग ओवर। डिप्लॉइड बन गए, ठीक है, बार बार मैं इसलिए डिप्लॉइड नहीं लिख रही हूं। अब होगी इसमें क्रॉसिंग ओवर। सॉरी, अब जरा ध्यान से देखेंगे मैंने क्या बताया। एक तो मेरे पास ये पैटर्नल वाला था, दूसरा मेरे पास मैटर्नल वाला है। ठीक है, मैटर्नल वाले को मैं अभी ऐसे कलर कर रही हूं, ऐसे कर दूं, प्लीज समझ आना, क्योंकि बहुत कलर फिल करने में फिर मुझे से बहुत टाइम लग जाएगा। मैं ट्राई पूरा करूंगी कि आपको मैं समझा दूं। तो इसमें कुछ चेंजेस नहीं है, बस वो मैंने टाइम को बचाने के लिए ऐसे से कलर फिल कर दिया इसमें। अब देखो ये है, अब इसमें एक्चुअल में क्या होगा बेटा, ये ऐसे और ये इसके ऊपर ऐसे, ये एक्स टाइप का स्ट्रक्चर बनाने लगेगा। हुआ, ये देखो, ये जो एक्स टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा है ये वाला, इसको बोलते हैं कियाज्मा। यहीं पे बेटा ये क्रॉसिंग ओवर शो होती है, इसको क्या मैंने बोला, कियाज्मा। ठीक है, ये क्रॉसिंग ओवर यहीं पे होगी, ध्यान से समझेंगे। ऐसे थे, इन्होंने अपनी आर्म्स एक दूसरे के ऊपर चढ़ा ली और अब ये क्या हो गया, इसको बोलेंगे क्रॉसिंग ओवर। दिस इज कॉल्ड एज क्रॉसिंग ओवर। और क्रॉसिंग ओवर में ही आपका बेटा कियाज्मा बनता है, याद रखेंगे, क्रॉसिंग ओवर, और इसी में क्या बनेगा, कियाज्मा। ठीक है, अब यहां पे क्या होगा, जो मेरी नेक्स्ट सेल बनेगी उसमें, एक मिनट, एक मेरे पास ये, अब जो नई सेल मेरे पास बनेगी वो कैसी बनेगी, और एक ये, तो दोनों में फर्क क्या आया, इनके आर्म्स इधर से भी, मैं अब देख के बता रही हूं, इनके आर्म्स इधर से रिप्लेस हो गए, यानी कि एक आर्म ऐसा और एक आर्म आ गया ऐसा, और इधर भी सेम प्रोसेस हुआ, एक आर्म ऐसा और एक आर्म ऐसा। यहाँ पे, ठीक है, यानी कि इसकी जो वो ट्रांसपेरेंट वाली आर्म थी वो इधर चली गई और इसकी जो कलर वाली आर्म थी वो इधर आ गई, तो दोनों का ये क्रॉसिंग ओवर हो गया। कियाज्मा मैंने समझा दिया। क्रॉस ओवर होने के बाद एक्चुअली में बेटा इसी को हमने बोला है, ये है, अब जो नए टाइप की सेल्स बनती हैं वो बनती हैं रिकॉम्बिनेंट्स। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट्स क्या होते हैं, जब आगे जाके ये सेल्स डिवाइड करेंगी, ठीक है, यानी कि अब मैं बताऊंगी, अगर मेरे पास यहां से मैं आऊं तो मियोसिस 1 के बाद मेरे पास जो हैप्लॉइड सेल्स आएंगी वो कुछ ऐसी आएंगी, यानी इसका, एक मिनट,
उसी के सेम बना के दिखाऊं तब आपको ज्यादा समझ में आएगा, वरना कंफ्यूज हो जाएंगे। एक ऐसी बन गई डॉटर सेल और एक ऐसी डॉटर सेल आ गई। हमारे पास ऐसी ही दो डॉटर सेल्स बनी थी हैप डिप्लॉइड से। मेरी सेल्स कैसी बन गई हैं? हैप्लॉइड। ठीक है, अब यहां पे मेरे को 4 डॉटर सेल बनानी है मेरी। ठीक है, जब 4 डॉटर सेल्स बनेंगी तो पहले मैं इसकी बना रही हूं और फिर मैं इसकी बनाऊंगी। ठीक है, तो मेरे पास जब डॉटर सेल्स बनेंगी, एक आर्म ऐसी वाली आ जाएगी, ये वाली अलग हो जाएगी। एक आर्म ये वाली हो जाएगी। नेक्स्ट में देखिए, एक आर्म मेरी पूरी फुल, एक मिनट, इसको यहां से ऐसे, एक आर्म मेरी ऐसी आ जाएगी और एक आर्म पूरी फुल ब्लैक। ठीक है, ये मेरी बन गई 4 डॉटर सेल्स। क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से। आप एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं हम। ध्यान से सुनो, मैंने बोला था सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस, क्या जरूरत है हमें मियोसिस परफॉर्म करने की? पहला, मेंटेनेंस ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। उधर हम सोमैटिक में कर रहे थे, माइटोसिस में, इधर हम कर रहे हैं अपने गैमीट्स में। सेकेंड पॉइंट, रिप्रोडक्शन में मदद करता है। अगर गैमीट्स ये गैमीट प्रोडक्शन में है तो ऑब्वियसली रिप्रोडक्शन भी कहीं ना कहीं यही कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि गैमीट्स इसके पास है। नेक्स्ट, वेरिएशन, ये जो स्लाइड चेंज आता है, अब आप देख रहे होगे, ये इनको हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट्स। ध्यान से देखेंगे, एक जो मेरे पास ये वाला बना है, ये वाला, और दूसरा मेरे पास जो ये बना है, ये दोनों के दोनों रिकॉम्बिनेंट्स हैं, यानी कि नया जेनेटिक मेकअप आया, नया जेनेटिक कॉम्बिनेशन आया मेरे पास। ठीक है, वेरिएशन इन्हीं की वजह से आता है बेटा ये। नेक्स्ट आता है एवोल्यूशन, मॉडिफिकेशन इन द बॉडी, कहीं ना कहीं वो भी इसी की वजह से आ रहा होगा। नेक्स्ट है क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर को जरा ध्यान से समझेंगे, डायग्राम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा बट हमें समझना है। अगर मैं देखूं तो मेरे पास जब मेरे गैमीट्स फ्यूज कर गए तो आफ्टर द फर्टिलाइजेशन मेरी जो सेल हो गई वो हो गई डिप्लॉइड। बट अभी क्या किया उसने? डीएनए रेप्लिकेशन किया, तो अपनी सिस्टर क्रोमैटिड्स को साथ ले आया। ये हो गया पैटर्नल वाला, ये हो गया मैटरनल वाला। इन दोनों ने क्या करना है? क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर क्या होता है बेटा? जब एक क्रोमोसोम की आर्म दूसरे क्रोमोसोम की आर्म पे चढ़ जाती है तो ये एक्स टाइप का स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसको कहते हैं कियाज्मा, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है क्रॉसिंग ओवर। यानी कि एक पैटर्नल वाला, दूसरा मैटरनल वाला। देखो, पैटर्नल वाले पे मैटरनल वाले की आर्म चढ़ गई, इसको बोलेंगे कियाज्मा, जो ये एक्स टाइप का स्ट्रक्चर बना है, और हो क्या रहा है? क्रॉसिंग ओवर। देन उसके बाद मेरी सेल्स में कुछ ऐसा आया, यानी कि पैटर्नल वाले की ये वाली आर्म टूट के इधर लग गई है और ये वाली आर्म टूट के इधर लग गई। इतनी चीज क्लियर हुई। अब मियोसिस की बारी आ गई। ठीक है, मियोसिस जब शुरू कर रही थी तो ये हो गया मदर सेल। नेक्स्ट नीचे आ जाओ, मदर सेल ने क्या किया? रिडक्शनल डिवीजन हुआ। ये रिडक्शनल डिवीजन में क्या हुआ? सेम, ये अलग हो गया आगे और ये अलग हो गया। नेक्स्ट, मियोसिस 1 कंप्लीट होने के बाद इन्होंने क्या किया? मियोसिस 2। अगर नहीं है तो मैं यहां से यहां तक लिख देती हूं, ये क्या हुआ? ये हुआ मेरा मियोसिस 1। इन दोनों के साथ इन दोनों ने क्या बनाया? तो ये हो रहा है मियोसिस 2। ठीक है, मियोसिस 2 में क्या हुआ? क्रॉसिंग ओवर तो मेरे मियोसिस 1 में ही कंप्लीट हो जाती है। मियोसिस 2 में क्या हुआ? अब इसने अपनी, क्योंकि हैप्लॉइड बनाना है तो इसने अपनी एक सिस्टर क्रोमैटिड अलग कर दी। ये वाली सिस्टर क्रोमैटिड अलग होकर इधर आ गई है, ये वाली सिस्टर क्रोमैटिड अलग होकर इधर आ गई। नेक्स्ट उसमें भी सेम यही हुआ है, ये वाली सिस्टर क्रोमैटिड किधर आ गई है? इधर, और ये वाली सिस्टर क्रोमैटिड किधर आ गई है बेटा? इधर। ये हो गया मेरा मियोसिस 2 कंप्लीट। इसी में मैंने आपको समझा दिया है। अब ध्यान रखेंगे, अगर आपको ये एक बार डायग्राम समझ में आ गया बेटा तो मियोसिस आपको कभी भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगेगा।
इसका मतलब यही हुआ कि अगर आपको माइटोसिस क्लियर हो गया, आपको मियोसिस क्लियर हो गया, यानी कि आपने महारत हासिल कर ली है अपने सिलेबस में सेल डिवीजन को समझने में। अब हम बात करेंगे बेटा हमारे क्रोमोसोम्स के बारे में। हमारे क्रोमोसोम्स को शुरू करने से पहले हमें बेटा कुछ चीजें समझनी होगी, तो पहले हम उन पॉइंट्स को समझ लेते हैं, उसके बाद हम आएंगे क्रोमोसोम पे। ठीक है, हमारी बॉडी में यानी कि हमारे इस पूरे यूनिवर्स में 2 टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में हम जानते हैं। 2 टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। ठीक है, 2 टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स कौन कौन से होते हैं? अभी कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है कि अचानक से ये मैम न्यूक्लिक एसिड्स पे क्यों बात करने लगी है, अभी मैं बताती हूँ। न्यूक्लिक एसिड ना सही, बट आपने डीएनए और आरएनए का नाम तो सुना ही होगा। ठीक है, ये 2 चीजें तो सुनी ही होंगी। डीएनए और आरएनए क्या है? ऐसा होता क्या है, 2 टाइप के जेनेटिक मटेरियल आपने सुने हैं, और ये जेनेटिक मटेरियल एक्चुअली में आपके न्यूक्लियस के अंदर पड़े होते हैं। ठीक है, ये न्यूक्लियस एक्चुअली में, न्यूक्लियस का नाम ही है न्यूक्लियस, तो उसके अंदर एसिड मिलता है, उस एसिड को बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड। 2 टाइप के न्यूक्लिक एसिड्स अभी तक हमने पूरी दुनिया में सुने हैं, या तो हमने सुना है डीएनए या फिर सुना है आरएनए। डीएनए से हम मच मोर फेमिलियर हैं, क्योंकि हमें पता है डीएनए हमारे ही आसपास हर किसी ह्यूमन में डीएनए ही दिखता है, और हमने डीएनए के बारे में मूवीज में या किसी डॉक्यूमेंट्रीज में हमने डीएनए के बारे में ज्यादा सुना हुआ है, तो डीएनए से हम ज्यादा फेमिलियर है। आरएनए से हम उतना फेमिलियर नहीं है, इसलिए आज हम उस पर भी बात करेंगे। आरएनए एक टाइप का जेनेटिक मटेरियल भी है, और बॉडी में ये प्रोटीन सिंथेसिस वगैरह, राइबोसोम्स आपने सुना होगा, उन सबको बनवाने का काम भी यही करता है आरएनए। हमारी बॉडी में आरएनए डायरेक्टली तो नहीं हम कह सकते हैं, बट इनडायरेक्टली बहुत सारे रोल प्ले करता है। ये हमारी बॉडी में एज अ मैसेंजर, एज अ अडेप्टर बहुत सारे काम करता है। तो न्यूक्लिक एसिड, अब मैं डीएनए या आरएनए के बारे में क्यों बात कर रही हूं, क्योंकि मैंने आपको बहुत बार बता रखा है। डीएनए का दोबारा से मैं आपको दे देती हूँ, डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, जबकि आरएनए होता है राइबोस न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, दोनों का फुल फॉर्म हमें आ गया है। यहाँ मैं वो चीजें इंपॉर्टेंट बताऊंगी जो मुझे लग रहा है, बाकी डिफरेंसेस के लिए मैं आगे शॉर्ट्स अपलोड करूंगी, आप वो देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं बात करूंगी डीएनए और आरएनए के बारे में। तो मैंने क्या बोला, डीएनए ज्यादा स्टेबल है, आरएनए कम स्टेबल है। ये स्टेबिलिटी कम क्यों हो जाती है वो भी अभी हम बात करेंगे। डीएनए में सबसे पहले मैं बात करूंगी, डीएनए में 4 टाइप के बेसिस डीएनए में भी होते हैं और आरएनए में भी होते हैं। ठीक है, डीएनए का अगर मैं आपको बताऊं कि डीएनए का मोनोमर कौन है, तो डीएनए का मोनोमर होता है बेटा न्यूक्लियोटाइड। मोनोमर ऑफ डीएनए, मोनोमर ऑफ डीएनए कौन है बेटा? न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, यानी कि मल्टीपल ऑफ न्यूक्लियोटाइड मिलते हैं तब जाके आपका बनता है न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, ये कैसे बनेगा, अब जरा इसको ध्यान से समझेंगे। मान लो मेरे पास ये एक शुगर है। ठीक है, इस शुगर का नाम होता है बेटा पेंटोज शुगर। ठीक है, ये 5 शुगर वाली है ना, तो ये पेंटोज है। ठीक है, 5 कार्बन वाली है, तो ये पेंटोज शुगर है, और इसका ऑफिशियल नाम क्या है? राइबो शुगर, याद रहेगा। यहां से बेटा एक नाइट्रोजन ग्रुप लगता है इसके साथ, नाइट्रोजनस बेस लगेगा, और इधर से लगता है बेटा फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फेट ग्रुप। यानी कि अगर मुझे न्यूक्लियोटाइड बनाना है तो मुझे 3 चीजें चाहिए न्यूक्लियोटाइड बनाने में। अभी मैं बात सिर्फ डीएनए की कर रही हूं। डीएनए जो हमारी बॉडी में मोस्ट अबंडेंट है। ठीक है, मोनोमर ऑफ डीएनए क्या है? न्यूक्लियोटाइड। यानी न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए मुझे 3 चीजें चाहिए। बीच वाली क्या होनी चाहिए? पेंटोज शुगर, क्योंकि 5 कार्बन है। इसका नाम क्या है शुगर का? राइबोस। नेक्स्ट, एक साइड से नाइट्रोजन बेस, इसके फर्स्ट कार्बन से लगेगा नाइट्रोजनस बेस, और सॉरी इसके 5th कार्बन से क्या लग जाएगा? फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, ये मेरा बन गया न्यूक्लियोटाइड। मल्टीपल न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर एक लंबी सी चेन बनाते हैं, और ये लंबी सी चेन बोली जाती है न्यूक्लिक एसिड। अब वो डीएनए है कि आरएनए, ये कैसे पता करेंगे? अब जरा ध्यान से सुनेंगे। अगर तो वो डीएनए है, तो डीएनए या फिर आरएनए के पास 4 नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं। अब ये नाइट्रोजनस बेसिस कौन कौन से होंगे? नाइट्रोजनस बेसिस। ठीक है, नाइट्रोजनस बेसिस मेरे पास होते हैं एडेनिन, थायमीन, ग्वानिन, और इधर आ जाएगा साइटोसिन। अब इधर देखेंगे,
4 मेरे पास नाइट्रोजनस बेसेस हैं, एडेनिन और थाइमीन के बीच में डबल बॉन्ड होता है और ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है, ये बॉन्ड्स किसके हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, ये जो डीएनए को बहुत स्टेबल बनाते हैं। ठीक है, एडेनिन हमेशा थाइमीन के साथ बाइंड करता है और ग्वानिन हमेशा साइटोसिन के साथ बाइंड करता है अगर ये है डीएनए, अगर ये है डीएनए। ठीक है, अगर मेरे पास डीएनए ना होके आरएनए मुझे बनाना है तो मैं क्या करूंगी बेटा? तो मैं थाइमीन की जगह क्या कर दूंगी? यूरेसिल। बट इन केस ऑफ आरएनए केवल और केवल यूरेसिल में कब करूंगी? जब मैं आरएनए की बात कर रही हूं। यानी कि अगर एडेनिन के साथ यूरेसिल बाइंड कर जाता है तो वो स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा? आरएनए। एक जेनेटिक मटेरियल तो बनेगा बट वो कौन सा बनेगा? आरएनए। ठीक है, अगर थाइमीन बाइंड करता है एडेनिन के साथ तो फिर वो क्या हो जाएगा? स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। याद रखेंगे इसको। नेक्स्ट में इतनी सब बात करने के बाद अब मैं बात करती हूं कि इन दोनों में से स्टेबल कौन है। तो मैंने बताया हाइड्रोजन बॉन्ड, प्रेजेंस ऑफ थाइमीन, ये सब डीएनए को ज्यादा स्टेबल बनाता है कंपैरेटिवली टू आरएनए। ठीक है, नेक्स्ट में अब हम बात करेंगे डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर किसने दिया था? डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए ये दिया था बेटा आपके वॉटसन एंड क्रिक ने। ये आपका स्ट्रक्चर किसने दिया था? सॉरी, वॉटसन एंड क्रिक ने। ठीक है, इन द ईयर ऑफ 1953। इन सब चीजों को याद रखेंगे क्योंकि ये चीज हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपकी सेल डिवाइड नहीं हो रही है तो आपका ये जो डीएनए है, डीएनए की लेंथ क्या होती है बेटा? डीएनए की जो लेंथ होती है वो है 2.2 मीटर। याद रखेंगे, डीएनए की जो लेंथ है वो कितनी है? 2.2 मीटर। नेक्स्ट हम बात करेंगे ये 2.2 मीटर पूरी सेल में, वो भी न्यूक्लियस के अंदर कैसे आ जाता है बेटा? अगर सेल डिवाइड नहीं है, नॉन डिवाइडिंग सेल में, ध्यान रखेंगे, नॉन डिवाइडिंग सेल में क्या होता है? नॉन डिवाइडिंग सेल में यही डीएनए आपको याद होगा उलझे हुए धागे की फॉर्म में होता है। ये उलझा हुआ धागा क्या कहलाता है? क्रोमैटिन रेटिकुलम, या कुछ लोग इसको मटेरियल के नाम से भी जानते होंगे, क्रोमैटिन मटेरियल। तो मैंने दोनों चीजें लिख दी है। ठीक है, बट अगर सेल डिवाइडिंग हो रही है यानी डिवाइडिंग फेज में है तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? क्रोमोसोम में। डिवाइडिंग सेल, डिवाइडिंग सेल में वो कैसा हो जाएगा बेटा? किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? क्रोमोसोम में। दोबारा ध्यान से सुनेंगे मैंने क्या बोला। मैंने बोला कि हमारे पास दो टाइप के न्यूक्लिक एसिड है, यानी कि हम अपने जेनेटिक मटेरियल की बात कर रहे हैं। दो टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड कौन कौन से हैं? डीएनए एंड आरएनए। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और आरएनए का होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, यहां मेन हम डीएनए के बारे में बात करेंगे क्योंकि हमें क्रोमोसोम्स के बारे में बात करनी है। ठीक है, डीएनए को अगर मैं बात करूं तो डीएनए का मोनोमर कौन होता है? न्यूक्लियोटाइड। इसको मैं कैसे समझूंगी? मान लो मोतियों की, बहुत सारे मोतियों की एक माला है, उसमें से देखा जाए तो वो माला किससे बनी है? मोती की। तो अगर मैंने मोती देखा तो यहाँ डीएनए का मोती कौन है? न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड को मैं कैसे बनाऊंगी? न्यूक्लियोटाइड यानी एक न्यूक्लियोटाइड को बनाने के लिए मुझे तीन चीजों की जरूरत है। एक हमारी शुगर जिसका नाम है राइबोस, उसके फर्स्ट कार्बन से मैं अटैच करूंगी नाइट्रोजनस बेस और उसके फिफ्थ कार्बन से मैं अटैच करूंगी फॉस्फेट ग्रुप। इतनी चीज याद रहेगी। फिर एक चीज को ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये न्यूक्लियोटाइड यानी एक न्यूक्लियोटाइड तो मैंने आपको बना के दिखा दिया, ऐसे मल्टीपल्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड मिलकर एक लंबी सी चेन बनाते हैं और वो चेन कहलाती है बेटा डीएनए। ठीक है, यानी कि न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, डीएनए बनाने के लिए कब हम कंफर्म होते हैं कि ये डीएनए है या आरएनए है? जब मैं नाइट्रोजनस बेसिस की बात करती हूँ। मेरे डीएनए के पास या आरएनए के पास 4 टाइप के नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं। अगर एडेनिन डबल बॉन्ड के साथ थाइमीन के साथ बाइंड करता है और ग्वानिन ट्रिपल बॉन्ड के साथ साइटोसिन के साथ बाइंड करता है तो वो क्या कहलाएगा? डीएनए। बट अगर इन द प्लेस ऑफ थाइमीन यूरेसिल विल कम, तो अब क्या होगा? एडेनिन किसके साथ डबल बॉन्ड बाइंड करेगा? यूरेसिल के साथ। तो ये क्या बना लेगा बेटा? आरएनए। यानी कि जब आपको डीएनए और आरएनए की पहचान करनी हो तो आप किससे करेंगे? आप ये देखेंगे कि एडेनिन किससे बाइंड कर रहा है, थाइमीन से बाइंड कर रहा है या यूरेसिल से। अगर यूरेसिल से बाइंड कर रहा है यानी कि वो आरएनए है
और अगर वो बाइंड कर रहा है थाइमीन से तो वो क्या हो जाएगा, डीएनए। हमारी बॉडी में डीएनए 2.2 मीटर का होता है, जिसमें से 98% तो जंक है, बाकी का 2% वर्किंग है। बाकी के 2% वर्किंग में यानी कि वो 2% जो काम कर रहा है बेटा, वो काम करने वाली फंक्शनल यूनिट को हम बोलते हैं जीन, यानी कि डीएनए का फंक्शनल सेगमेंट ही क्या कहलाता है, जीन। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, ये 2.2 मीटर न्यूक्लियस के, सेल के अंदर तो मैं समझ सकती थी, पर सेल के न्यूक्लियस के अंदर कैसे अरेंज होता है। अगर सेल डिवाइड नहीं कर रही है यानी नॉन डिवाइडिंग फेज में है, तो सेल के अंदर वो किस फॉर्म में पड़ा होगा, क्रोमैटिन रेटिकुलम या क्रोमैटिन मटेरियल की फॉर्म में। अगर सेल डिवाइडिंग फेज में है या डिवाइडिंग सेल है, तो यही क्रोमैटिन किस में कन्वर्ट हो जाता है, आपके क्रोमोजोम में। क्रोमोजोम का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन में देती हूँ। क्रोमा मतलब या क्रोम मतलब कलर, सोमा मतलब सोम मतलब बॉडी, कलर्ड बॉडीज बन जाती हैं। ठीक है, बाकी अभी हम शुरू करने जा रहे हैं बात क्रोमोजोम्स के ऊपर। अब हम बात करेंगे बेटा हमारे क्रोमोजोम्स के बारे में। क्रोमोसोम्स में अगर हम स्टार्टिंग से देखें, क्रोमोसोम, ठीक है, यहां से लेके यहां तक ये टर्म बेटा कलर्ड के लिए यूज होता है। क्रोमो मतलब कलर्ड और सोम मतलब या सोमा मतलब बॉडी। ये बेटा कैसी बॉडीज होंगी, ये होंगी आपकी कलर्ड बॉडीज। ठीक है, कलर्ड बॉडीज क्या है, जब आप लैब में ले जाके इन पे अगर कोई भी डाई डालते हैं तो ये इजीली कलर को ले लेती हैं, यानी कलर में कन्वर्ट हो जाती है, कलर जल्दी से ले लेंगी, कलर रिटेन कर लेंगी। ठीक है, कलर्ड बॉडी। अगर हम बात करें इसकी डिस्कवरी की बेटा, तो इसमें क्या हो जाएगा, डिस्कवर्ड बाय, भाई कोई तो होगा इसको डिस्कवर करने वाला, तो वो थे बेटा आपके हॉफमाइशर। नाम क्या रहेगा, हॉफमाइशर। हॉफमाइशर ने क्या किया था बेटा, आपकी डिस्कवरी की थी आपके क्रोमोसोम की। कौन से ईयर में की थी, इन 1848। 1848 में डिस्कवरी की थी। क्या प्लांट या एनिमल में किसी में से की थी, बिल्कुल प्लांट में की थी, और उस प्लांट का नाम था ट्रेडेस्केंशिया। ट्रेडेस्केंशिया, ठीक है, ये एक प्लांट था। ज्यादा डिटेल में जाएंगे नहीं कि कैसा होता है क्या होता है, बस आपको ये याद रखना है। क्रोमोसोम की डिस्कवरी करने वाले थे हॉफमाइशर। कौन से ईयर में थे, 1848 में। और कौन सा प्लांट था, ट्रेडेस्केंशिया। उसके बाद अगर हम बात करें डिस्कवरी के बाद, कोई तो होगा जिसने नामकरण किया था, तो यहाँ पे हम उनका नाम लिखने वाले हैं, टर्म कॉइंड बाय वॉल्डेयर। टर्म कौन देने वाला था बेटा, वॉल्डेयर थे, जिन्होंने क्रोमोसोम का नाम रखा था। नेक्स्ट, अगर स्टडी की बात करें तो स्टडीड बाय, स्टडी करने वाले कौन थे बेटा, स्टडी करने वाले थे आपके वॉल्थर फ्लेमिंग। एक मिनट, स्पेलिंग में थोड़ा सा, वॉल्थर फ्लेमिंग। बेटा इन तीन की वजह से आज हम क्रोमोसोम को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। पहला, ट्रेडेस्केंशिया में होने वाली डिस्कवरी कौन सी थी, क्रोमोसोम। करने वाले कौन थे, हॉफमाइशर। कौन से ईयर में, 1848 में। नेक्स्ट टर्म अगर बात करें तो टर्म किसने दिया, वॉल्डेयर ने दिया। और थर्ड वाला स्टडी किसने करी, वॉल्टर फ्लेमिंग ने करी। अब जरा ध्यान से हम स्ट्रक्चर देखेंगे बेटा हमारे क्रोमोसोम का। बेटा ये चीज, अब देखो, ये जो हमारी ये होती है, इनको बोलते हैं सिस्टर क्रोमैटिड्स। ठीक है, मैंने आपको बताया था अगर ये खाली भी होता तो भी आप इसको क्रोमोसोम बोलते हैं, और अगर ये अपने जेरोक्स भी बना लेता है ऐसे, तो हम इसको क्या बोलते हैं, सिस्टर क्रोमैटिड। तो सबसे पहले हम इनको बता देंगे, ये है हमारी सिस्टर क्रोमैटिड्स। पहले हम इसको लेबल कर लेंगे ताकि आपको एक एक चीज क्लियर रहे, क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर के बारे में कुछ भी आपसे पूछा जाए तो आपको पता हो। इनको बोलते हैं सिस्टर क्रोमैटिड्स। नेक्स्ट में जहां से ये सिस्टर क्रोमैटिड्स कनेक्ट रहती हैं उसका नाम होता है सेंट्रोमेयर। ठीक है, उसके बाद ये भी आर्म है हमारे पास और ये भी आर्म्स है। ये वाली आर्म का नाम क्या होता है, पहले मैं इसको लिख दूंगी आर्म, फिर ये कौन सी आर्म होगी, पी। ये वाली आर्म कौन सी होती है बेटा, ये आर्म होती है मेरे पास क्यू आर्म। ठीक है, उसके बाद आर्म्स के एंड को क्या बोल सकते हो आप, टीलोमेर। टीलोमेर। उसके बाद नेक्स्ट में हमें क्या याद रखना है कि यहाँ पे आपका हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए से कॉइल्ड स्ट्रक्चर में पड़ा होता है। ऐसे इस कॉइल्ड स्ट्रक्चर को बेटा हम क्या बोलते हैं, क्रोमोमेयर्स। हम इनको क्या बुलाना शुरू करते हैं, क्रोमोमेयर्स। और ये जो टर्म रहेगा ये कहीं कहीं पे डार्कली स्टेन्ड होते हैं, जैसे मैं यहाँ पे कर दूं,
ठीक है, फिर मैं यहाँ पे कर दूं, जहां जहां मतलब मैं डार्कली स्टेन करना चाहूं, क्योंकि ऐसा होता है हिस्टोन, ये डार्कली स्टेन क्या होता है, ये एक्चुअली में ग्रैनुलर स्ट्रक्चर देखने में लगता है, ये ग्रैनुलर स्ट्रक्चर एक्चुअली में किसके अंदर दिखेगा तुम्हें, क्रोमोसोम के अंदर। ये क्रोमोसोम में पहले हम इतनी लेबलिंग समझ लेते हैं क्या है, ये जो आर्म्स कनेक्ट होती हैं, ये आर्म, ऊपर वाली आर्म को बोलते हो पी आर्म, नीचे वाले को क्या बोलोगे, क्यू आर्म। ये जो जहां पे सिस्टर क्रोमैटिड्स अटैच रहती है, उन सिस्टर क्रोमैटिड्स को आप क्या बोलोगे, सेंट्रोमेयर, उनको क्या बोलना है आपको, सेंट्रोमेयर। अब उस चीज को याद रखेंगे, ये है सेंट्रोमेयर, आर्म हो गई ये नीचे वाली क्यू, ऊपर वाली हो गई आर्म पी। नेक्स्ट में इन सिस्टर क्रोमैटिड्स के आर्म की एंड्स को क्या कहते हो आप, टीलोमेयर, इनको क्या बुलाना शुरू करोगे, टीलोमेयर। अब जरा ध्यान से सुनेंगे, ये जो डार्कली स्टेन वाले को है, इसको आप क्या बोलोगे, क्रोमोमेयर्स, ठीक है, सॉरी इसको बोलेंगे क्रोमोनेमा, क्रोमोनेमा, ठीक है। ध्यान से देखेंगे, दोबारा से सुनिए, क्योंकि ये थोड़ा सा मुश्किल लगता है और बहुत हौच-पौच हो जाता है इसमें। क्रोमोसोम में जो हमारे पास ये जो आर्म्स दिख रही हैं आपको, ऊपर वाली आर्म का नाम हो जाएगा पी आर्म, नीचे वाली आर्म का नाम हो जाएगा क्यू, ठीक है। और ये जो है ये आपकी है सिस्टर क्रोमैटिड्स, ठीक है। नेक्स्ट में क्या होगा, जो सिस्टर क्रोमैटिड्स आपकी एक रीजन से अटैच होती हैं, उस रीजन को क्या बोलेंगे, सेंट्रोमेयर। उसके बाद इस क्रोमोसोम के अंदर अगर हम देखेंगे बेटा, तो डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन, मैंने बताया था डीएनए, हिस्टोन प्रोटीन होता है डीएनए को पैक करने वाला, ये हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए अंदर पड़ा होगा क्रोमैटिन की फॉर्म में, ठीक है। ये एक्चुअली में क्या कहलाया जाएगा, क्रोमोनेमा, ठीक है। और कहीं कहीं ये डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन टाइटली पैक होते हैं और वो देखने में कुछ ग्रैनुलर और डेंस लगते हैं, टाइट, ये जैसे मैंने डार्क कलर में बनाया है, ठीक है बेटा। ये इसको आप क्या बोलते हो, क्रोमोमेयर्स, इनको क्या बोलोगे, क्रोमोमेयर्स। ये क्रोमोमेयर्स एक बोल सकते हैं ग्राउंड सब्सटेंस से सराउंड होते हैं, तो इस खाली जगह पे मैं क्या लिख दूंगी, मैट्रिक्स, उसको हम क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को कवर करने वाली, मान लीजिए यहां पे ऐसे लेयर्स होंगी, मैट्रिक्स को ऐसे कवर करने वाली लेयर्स को हम क्या बोल सकते हैं बेटा, पेलिकल, इसको हम क्या बोलेंगे, पेलिकल। ध्यान से समझिएगा मैंने क्या बोला है, आप एक क्रोमोसोम बनाएंगे, क्रोमोसोम के आपने ये आर्म्स बनाए हैं, ऊपर वाली आर्म्स को पी, नीचे वाली को क्यू, ये आपकी सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं। सिस्टर क्रोमैटिड्स एक पर्टिकुलर रीजन पे ज्वाइन करती हैं, कहां पे कनेक्ट रहती है, सेंट्रोमेयर पे, ठीक है। उसके बाद आपको देखना है यहाँ पे अंदर आपका जो है हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए पैक फॉर्म में पड़े हैं, क्रोमैटिन की फॉर्म में पड़े हैं, उसको बोलेंगे क्रोमोनेमा। कहीं कहीं ये क्रोमोनेमा बहुत ज्यादा डेंस और थिक ग्रैनुलर हो जाता है, ठीक है, वो क्या बनाएगा, क्रोमोमेयर्स। ये क्रोमोमेयर्स क्या होंगे बेटा, क्रोमोमेयर्स एक बोल सकते हैं ग्राउंड सब्सटेंस से सराउंड होंगी, जिनको आपने क्या बोला है, मैट्रिक्स। और ये मैट्रिक्स के आसपास अगर कोई लेयर पड़ी है तो उसका नाम क्या हो जाएगा, पेलिकल। इतनी चीज हमें हमारे क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में याद रखनी है। एक सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन बनती है किसी किसी में, मान लीजिए यहाँ पे ये सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन बन जाती है। अगर ऐसा सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन दिखने वाला कोई आपको क्रोमोसोम दिखे, तो याद रखिएगा ऐसे टाइप के क्रोमोसोम को हम क्या बोलते हैं, सैट क्रोमोसोम। ऐसे टाइप के क्रोमोसोम्स को हम क्या बोलते हैं, सैट क्रोमोसोम्स। डिपेंडिंग कि टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स क्या है, टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स। टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स की अगर हम बात करें, अकॉर्डिंग टू सेंट्रोमियर, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेंट्रोमियर पोजीशन। और एक होगा हमारा अकॉर्डिंग टू होमो और हेट्रोगेमिटी, ठीक है। अब इसको ध्यान रखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्रोमो सेंट्रोमियर पोजीशन और अकॉर्डिंग टू हेट्रोगेमिटी, या अकॉर्डिंग टू द पेयर्स कर लो, इससे इजी तो पता है, यही कर लो, ये तुम्हें इजी रहेगा, अकॉर्डिंग टू द पेयर्स, ठीक है, तो वो ज्यादा इजी रहेगा, ठीक है। ये मैंने अपनी खुद की हेडिंग बनाई है, आपको जैसा कंफर्टेबल लगे आप देख सकते हो, ठीक है। टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स कौन से हैं, अकॉर्डिंग टू द सेंट्रोमेरिक पोजीशन, कि सेंट्रोमेयर ऊपर है नीचे है भी या नहीं है,
ठीक है, और अकॉर्डिंग टू द पेयर्स, जिसके बारे में अभी हम बात करने जा रहे हैं। अकॉर्डिंग टू सेंट्रोमेरिक पोजीशन, जैसा कि अभी हमने बात करी थी, सेंट्रोमेरिक पोजीशन के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि भाई जो आपके क्रोमोसोम है वो कितने टाइप के हैं, यानी कि टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम विद रिस्पेक्ट टू सेंट्रोमेरिक पोजीशन। अगर हम पहले पे बात करें तो इसका पहला टाइप होता है बेटा, इसका नाम होता है मेटासेंट्रिक। पहले एक एक करके सबके नाम लिख लेंगे, उसके बाद इन डिटेल समझना शुरू करेंगे। मेटासेंट्रिक। दूसरा आपका होता है सब मेटासेंट्रिक, और जितने इनके नाम इजी हैं उतना ही इनको याद करना भी इजी है। सब मेटासेंट्रिक। तीसरा मेरा होगा एक्रोसेंट्रिक, और यहां पे मेरा जो लास्ट रहेगा वो होता है टीलोसेंट्रिक। उधर याद है लास्ट में हम याद करते थे टीलोफेज, तो यहां हो गया टीलोसेंट्रिक लास्ट वाला। चलो मेटासेंट्रिक से बात करते हैं। मेटासेंट्रिक में क्या होगा बेटा, पहले तो ये याद कर लेना, चाहे आपको मेटासेंट्रिक देखना हो, चाहे सब मेटासेंट्रिक टाइप ऑफ क्रोमोसोम देखना हो, चाहे आपको एक्रोसेंट्रिक देखना हो या फिर टीलोसेंट्रिक वाला, सारे के सारे आप, मैंने सेल डिवीजन में जब आपको पढ़ाया था कि फेजेस होते हैं माइटोटिक डिवीजन के, जैसे प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, तो उसमें से अगर आपको ये सारे क्रोमोसोम्स देखने हो तो कौन सी स्टेज पे आपको देखना चाहिए बेटा, आप देखोगे एनाफेज में, चाहे आपको इन चारों में से कोई भी देखना हो। तो याद रखना मैं यहाँ पे लिख रही हूँ एनाफेज। एनाफेज इसीलिए लिख रही हूँ ताकि आपको याद रहे कि जब भी आपको ये 4 टाइप की स्टडी के लिए आपको क्रोमोसोम देखना हो तो आपको हमेशा एनाफेज वाली स्टेज ही चुननी है। जबकि क्रोमोसोम्स को अगर अच्छी तरह से देखना हो, पढ़ना हो कि कैसे होते हैं, उनका क्या नेचर है, क्रोमैटिन कैसे उसके अंदर कंडेंस रहता है, क्या है, तो या फिर और क्रोमोसोम्स की पोजीशन वगैरह देखनी है, तब आप कहाँ देखेंगे, तब आप देखेंगे बेटा अपने मेटाफेज में। ठीक है, यानी कि सबसे अच्छी तरीके से विजिबल कहाँ होंगे, मेटाफेज में। पर जब आपको ये 4 तरीके के क्रोमोसोम देखने होंगे तब आपको किसको देखना पड़ेगा, जाके एनाफेज को। ठीक है, चलो मेटासेंट्रिक की बात करते हैं। नाम से समझ में आ रहा होगा थोड़ा सा। मान लो ये सेंट्रोमेयर बीच में है, इसकी पी आर्म भी इक्वल रहेगी और क्यू आर्म भी इक्वल रहेगी, यानी कि आर्म पी इज इक्वल टू आर्म क्यू, दोनों की आर्म इक्वल रहेंगी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि यहाँ पे क्या पी आर्म लंबी होगी या ए आर्म लंबी होगी या क्यू आर्म लंबी होगी, कुछ नहीं। पहले तो तुम्हें ये याद रखना है कि आर्म कितने टाइप की है, पी और क्यू। जैसा अब हमने भी इस क्रोमोसोम के बारे में डिस्कस कर लिया था पहले, बहुत सारी चीजें मैंने उसमें सिखाई थी तुम्हें। ठीक है, क्रोमैटिन अंदर कंडेंस होकर पड़ा है, सेंट्रोमेयर क्या होता है, सिस्टर क्रोमैटिड्स क्या होती है। वैसे अब तुम्हें यहाँ याद रखना है कि 2 आर्म होती है जो इक्वल होती है, आर्म पी और आर्म क्यू। ठीक है, ये दोनों आर्म्स एक दूसरे के इक्वल रहेंगी, यानी कि सेंट्रोमेयर की पोजीशन क्या रहेगी, सेंट्रोमेयर की पोजीशन रहेगी सेंटर में। ठीक है, या उसी को याद कर सकते हो मिडिल में। ठीक है, नेक्स्ट, अब एनाफेज में अगर तुम मेटासेंट्रिक को देखते हो तो वो कौन से अल्फाबेट की तरह रिजेम्बलेंस देता है, तो वो अल्फाबेट होता है बेटा आपका वी। याद रखना, कैपिटल वी दिखेगा। ठीक है, कैपिटल वी की तरह वो अपीयर होता है। तो इसमें मैंने क्या बात करी, मेटासेंट्रिक आपका आर्म पी और आर्म क्यू एक दूसरे के इक्वल रहेगा, यानी कि सेंट्रोमेयर की पोजीशन कहाँ होगी, सेंटर में, ये याद कर लेना, मिडिल में। नेक्स्ट, कौन से अल्फाबेट की तरह विजिबल होता है, तो आपको इसमें क्या लिखना है, वी। ठीक है, कैपिटल वी की तरह। नेक्स्ट में आ जाओ सब मेटासेंट्रिक। नाम से समझ में आ रहा है सब मेटासेंट्रिक, यानी कि मेटासेंट्रिक तो ये समझ में आ गया होगा, हल्का सा बीच में, पर सब का मतलब होता है हल्का सा ऊपर। तो यहाँ पे क्या होगा, जो सेंट्रोमेयर है वो बीच में ना रह के हल्का सा स्लाइटली ऑफ फ्रॉम द सेंटर हो जाएगा, यानी कि हल्का सा ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें पोजीशन कैसी रहेगी, मान लो ये है आपका, ठीक है, इसको थोड़ा सा छोटा कर दे वरना इधर एक्रोसेंट्रिक समझने में दिक्कत होगी, ये। ठीक है, तो अब यहां पे क्या होगा बेटा, आर्म पी और ये रही आर्म क्यू, पर सेंट्रोमेयर की पोजीशन कैसी है, स्लाइटली ऑफ लिख लो या फिर अवे लिख लो। ठीक है, अवे फ्रॉम सेंटर, सेंटर से हल्का सा, थोड़ा सा बस ऑफ रहेगा। ठीक है, यानी कि थोड़ा सा ऊपर जाएगा, ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखना, जब भी मैं बोलूंगी आर्म क्यू तो ये स्लाइटली ऑफ की बात कर रहा है, यानी हल्का सा ऊपर जाएगा। ठीक है, ये कौन से अल्फाबेट की तरह दिखता है बेटा, ये दिखता है आपके एल की तरह। ठीक है, कैपिटल एल की तरह। यहां अगर मैं बात करूं एक्रोसेंट्रिक तो क्या हो जाएगा, ये मान लो ये मेरी आर्म कौन सी हो गई, पी, ये मेरी आर्म कौन सी हो गई, क्यू। देखो अजीब लग रहा है थोड़ा देख के कि आर्म पी तो एकदम से छोटी हो रही है और आर्म क्यू इतनी लंबी होती जा रही है। तो इसमें क्या होगा, आर्म पी, अगेन कौन सी लंबी होगी, आर्म क्यू।
ठीक है, यहां पे क्या होगा, कंप्लीटली अवे फ्रॉम क्यू आर्म। देखो पूरी तरीके से ऊपर जाता हुआ दिख रहा है, पूरा शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है सेंट्रोमेयर ऊपर की तरफ, ठीक है, जिसकी वजह से आर्म पी कैसी होती जा रही है, शॉर्ट, और आर्म क्यू कैसी होती जा रही है, लॉन्ग। ठीक है, इसमें हल्का सा ऊपर गया था, इसमें बहुत ही ज्यादा ऊपर जा रहा है, इसीलिए ये आर्म छोटी और ये आर्म बड़ी दिख रही है। अगर मैं टीलो की बात करूं तो बेटा इसमें केवल एक ही आर्म दिखती है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, ये ऐसा, यानी कि क्या रहेगा इसमें, आर्म, ऐसे लिख लो, ओनली वन आर्म विजिबल। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है क्यू आर्म दिख रही है, पी आर्म दिख रही है, तो इसमें क्या लिख सकते हो, ओनली ऑलमोस्ट वन आर्म विजिबल। ठीक है, एक ही आर्म दिखती है और एक ही आर्म गायब रहती है। ठीक है, ओनली वन आर्म विजिबल। ठीक है, एक इसमें नोट पॉइंट रहता है, वो जरा याद कर लेंगे। ठीक है, नोट पॉइंट क्या है, नॉट फाउंड इन ह्यूमंस। बेटा ये ह्यूमंस में नहीं मिलता है, ध्यान रखेंगे, ये ह्यूमंस में नहीं मिलेगा। कौन सा वाला, टीलोसेंट्रिक वाला। ठीक है, ओनली वन आर्म विजिबल होती है, जबकि दूसरी वाली आर्म ऑलमोस्ट गायब हो जाती है। या मैंने ऑलमोस्ट इसीलिए लिख दिया था क्योंकि मैं एब्सेंट वाला केस याद कर गई थी। ठीक है, तो याद रखना, एक ही आर्म विजिबल होगी, जबकि दूसरी आर्म ऑलमोस्ट एब्सेंट होती है, वो दिखती नहीं है। ठीक है, यहाँ पे मैंने एल बताया था, यहाँ पे ये कौन सी अल्फाबेट की तरह दिखता है बेटा, ये अल्फाबेट रहेगा जे, और इधर कौन सा अल्फाबेट रहेगा, आई। ठीक है, तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, एम वी, इसके साथ एस एल, इसके साथ ए जे, और इसके साथ टी आई। ठीक है, क्योंकि हमें ऐसे याद रखना है, एम से मेटासेंट्रिक, और वी से आपका क्या रहेगा कि ये वी की तरह रिजेंबल होता है। नेक्स्ट सब मेटासेंट्रिक, एस एल याद कर सकते हो, एस एल यानी कि सब मेटासेंट्रिक एस के लिए आ जाएगा, और एल उसकी जो बोल सकते हैं रिजेंबलेंस होती है लेटर की तरह, वो। एक्रोसेंट्रिक, ए से एक्रोसेंट्रिक हो गया और आपका जे उसका शेप दिखता है। ऐसे टी से टीलोसेंट्रिक, और उसका जो शेप दिखेगा वो दिखेगा आई की तरह। ये तो था विद रिस्पेक्ट टू सेंट्रोमेरिक पोजीशन। अब हम किसके थ्रू बात करेंगे, अब हम बात करेंगे विद रिस्पेक्ट टू द पेयर्स। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द पेयर्स अगर मैं देखूं, अकॉर्डिंग टू पेयर्स, तो अगर मैं पेयर्स की बात करूं तो मेरे पास इसमें भी दो कैटेगरीज है बेटा। या तो आप उसको बोल सकते हो ऑटोसोम, ठीक है, और या फिर क्या बोलोगे, इसके बहुत सारे नाम होते हैं, एलोसोम्स, बहुत से बच्चे जानते होंगे इन नाम को, नहीं याद है तो ये तो पक्का पढ़ा होगा, सेक्स क्रोमोसोम्स, और जो नहीं ज्यादा सुना है वो होगा आइडियोसोम्स। ये बहुत कम लोग जानते हैं आइडियोसोम्स। ठीक है, बहुत कम बच्चों ने सुना होगा आइडियोसोम्स। ठीक है, क्या याद रखना, अकॉर्डिंग टू पेयर्स, ऑटोसोम्स दूसरी कैटेगरी, एलोसोम्स, सेक्स क्रोमोसोम्स, आइडियोसोम्स। यहाँ सेक्स क्रोमोसोम्स नाम समझ के इतना तो पता आ गया होगा कि यहाँ पे हम किसी जेंडर की बात करेंगे, मेल या फीमेल। ठीक है, तो ये बिल्कुल गेस ठीक है, हम यहीं पे इसी की बात करेंगे, कैसे मेल बनते हैं, कैसे फीमेल्स बनती हैं, बट उससे पहले हमें ऑटोसोम्स को देखना है। ऑटोसोम्स, आपको पता होना चाहिए कि बॉडी में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। अगर हम नंबर्स में बात करें तो 46, यहाँ अभी मैं पेयर्स में समझाऊंगी। ठीक है, 23 पेयर ऑल ओवर होते हैं, बट उसमें से जो आपके ऑल टुगेदर 22 पेयर होते हैं, वो सारे के सारे सोमैटिक सेल्स के लिए काम करते हैं। सोमैटिक सेल्स इन द मीनिंग कि आपके आई कलर हो गया, आपकी स्किन का पिगमेंट हो गया, आपके लिवर की सेल्स हो गई, आपके स्टमक की सेल्स हो गई, ये सारी की सारी किसके लिए होती है, 22 पेयर इनको कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो इसमें एग्जाम्पल क्या मेंशन कर सकती हूं मैं, स्किन कलर हो गया, ठीक है, कलर को मैं शॉर्ट में लिख रही हूं, आई कलर हो गया, लिवर सेल्स हो गई, ठीक है, एक्सेट्रा, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, तो 22 पेयर तो इन पे काम करेंगे। सिर्फ जहां मैं जेंडर की बात करूंगी वहां मैं किसकी बात करूंगी, एलोसोम्स की, आइडियोसोम्स की, या फिर सेक्स क्रोमोसोम्स की। अकॉर्डिंग टू दिस अब हमारे पास होते हैं होमोगेमेटिक और हेटेरोगेमेटिक। अब जरा ध्यान से सुनना, होमोगेमेटिक और हेटेरोगेमेटिक क्या होते हैं। होमो मतलब सेम, गैमेटिक मतलब गैमीट। ऐसा कौन सा इंडिविजुअल है
जिसके सारे के सारे जो भी एग्स बनेंगे या जो भी गैमीट बनेंगे वो सेम बनेंगे बेटा, ऐसी होती है फीमेल। ठीक है, तो पहले तो अगर ये याद कर लेना, ये होती है फीमेल और ये होगा मेल। अब कैसे होगा, ये केस को बहुत ध्यान से समझना। फीमेल को, ये बहुत कॉमन चीज है, आज जो साइंस पढ़ रहा है, जो नहीं पढ़ रहा है, ऑलमोस्ट सबको पता है कि फीमेल को हम हमेशा कैसे डिनोट करते हैं, एक्स एक्स के साथ। ठीक है, जबकि मेल को डिनोट करते हैं एक्स वाई के साथ। किसके साथ डिनोट करेंगे, एक्स वाई के साथ। अब बहुत ध्यान से समझेंगे, मैंने फीमेल को होमोगैमेटिक क्यों बोला, फीमेल को मैंने होमोगैमेटिक इसलिए बोला क्योंकि फीमेल के पास तो दोनों ही एक्स एक्स है। ठीक है, तो फीमेल के सारे गैमेट्स कैसे होंगे बेटा, एक्स वाले, क्योंकि एक्स का ही पेयर लेकर घूम रही है। जबकि मेल में एक्स वाई का पेयर घूम रहा है, तो वो 50% तो एक्स के एक्स के स्पर्म बनाएगा और 50% वो वाई के स्पर्म बनाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसीलिए मैंने फीमेल को होमोगैमेटिक बोला है और फीमेल को हेटेरोगैमेटिक बोला है। अगर इस केस को समझे कि जैसे पुराने जमाने में क्या होता था कि फीमेल्स को ही जिम्मेदार ठहराया जाता था कि तुम ही बेटी पैदा कर रही हो, तुम्हारी वजह से ही बेटियां हो रही हैं, क्या ये बात सही है? अगर वैसे आपको जिम्मेदार ठहराना ही है कि नहीं भाई हमें देना ही है किसी को ये ब्लेम कि नहीं भाई तुम ही हो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल, तो हमें मेल को देना चाहिए। क्यों मेल को देना चाहिए? क्योंकि मेल है हेटेरोगैमेटिक, उसके पास चॉइस है मेल या फीमेल बनाने की। फीमेल तो सारे गैमेट्स एक्स एक्स के ही बना रही है, तो उसके पास कहाँ है? अगर फीमेल पे ही तुम्हें ये ब्लेम करना होता तो फीमेल तो ऑलरेडी होमोगैमेटिक है, तो वो तो हर बार ही फीमेल यानी बेबी गर्ल दे रही होती, वो कभी मेल बनाती ही ना, क्योंकि उसके पास तो सारे गैमेट्स ही सेम है ना। तो यानी कि इंडिविजुअल चॉइस या इंडिविजुअल ब्लेम अगर आपको देना है तो आप मेल को देंगे। चलो इसको एक केस के साथ समझते हैं। मान लो मेरी एक फीमेल यहाँ पे है और एक मेल यहाँ पे मेरे पास ये है। अब अगर उनकी फर्स्ट मीटिंग में फीमेल का एक्स फ्यूज करता है और मेल का भी एक्स फ्यूज करता है, तो क्या बनेगी मेरी? एक्स एक्स हम किसके लिए डिनोट करते हैं? बेबी गर्ल के लिए। ठीक है, सेकेंड मीटिंग में अगर मेल का एक्स फ्यूज फीमेल का एक्स फ्यूज करता है और मेल का वाई फ्यूज करता है, तो क्या बनेगा बेटा? तो बनेगा बेबी बॉय। तो अल्टीमेटली चॉइस किसके पास थी? अगर चॉइस की ही बात करनी तो चॉइस तो मेल के पास थी। इतनी चीज क्लियर हुई, यानी कि अल्टीमेटली तुम्हें ब्लेम देना ही है तो तुम किसको दोगे? अपने मेल को। और देखा जाए तो गलती किसी की नहीं, क्योंकि मेल भी नहीं झांक के देख सकता भैया कि कौन सा स्पर्म जाके एग को मीट कर रहा है। वो तो उसकी विगोरस स्पीड पे डिपेंड करता है कि अगर वाई वाले ने जाके एक्स को मीट किया तो वहां पे बेबी बॉय बनेगा, और अगर एक्स वाले ने ही मीट किया है जाके तो वहां पे बेबी गर्ल बनेगी। तो देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू द नेचर ये दोनों में से किसी के हाथ में नहीं है, ये सिर्फ विगोरस स्पीड स्पर्म की डिसाइड कर सकती है कि जो ऑफ स्प्रिंग होगा यानी कि जो नई प्रोजेनी होगी वो बेबी गर्ल होगी या बेबी बॉय होगा। यहां तो हमने इतनी बात कर ली। अब एक कंफ्यूजन होता है काफी बच्चों को होमोलोगस क्रोमोसोम्स में। अगर कभी तुम भूल जाना कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या होते हैं तो हमेशा याद रखना, जैसे यहाँ पे होमो का मतलब सेम था, वैसे ही ध्यान करना होमो का मतलब हमेशा सेम ही होता है। केमिस्ट्री में भी हम सोल्यूशंस पढ़ते हैं तो उसमें भी हमें पता होता है। तो यहाँ पे क्या करना है, होमो मतलब सेम और लोगस मतलब होता है पोजिशन। ऐसे क्रोमोसोम्स जिनका सब कुछ सेम सेम हो, ऐसे क्रोमोसोम्स जिनका सब कुछ सेम होता है उनको बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स। फॉर एग्जांपल इनकी पोजीशन सेम होती है, उनका स्ट्रक्चर सेम होता है, इवन उनका सेंट्रोमेयर भी सेम पोजीशन पे होता है। ठीक है, प्लस उनकी पी आर्म क्यू आर्म सब एक जैसा, सब कुछ एक जैसा, मतलब एक कोई भी एक चीज नहीं है जिसमें अलग हो। उनके जीन्स भी सेम होते हैं, जो उन क्रोमोसोम्स पे जीन्स भी लोकेट होते हैं वो जीन्स भी सेम होते हैं, जीन ऑलमोस्ट जीन की पोजीशन भी सेम होती है, सब कुछ सेम होता है, इसीलिए उनको बोला जाता है होमोलोगस क्रोमोसोम्स। तो मेरे अकॉर्डिंग अब होमोलोगस क्रोमोसोम्स में कोई डाउट तो रह नहीं जाएगा। जब भी तुम्हें थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो याद कर लेना, होमो मतलब सेम और लोगस मतलब पोजीशन, या लोकाई मतलब होता है पोजीशन। ठीक है, अब यहाँ पे इतनी बात करने के बाद कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज हैं जो बतानी जरूरी है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभार बोर्ड्स में उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। याद करो, मैंने तुम्हें बताया था न्यूक्लिक एसिड्स की डिस्कवरी, जिसपे मैंने ये बताया था तुम्हें कि डीएनए और आरएनए दो टाइप के न्यूक्लिक एसिड होते हैं। तो हमारे पास एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था फ्रेडरिक माइशर। ये फ्रेडरिक माइशर ने क्या किया था बेटा, आपके न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है, पहली बात तो ये इन्होंने कहानी शुरू की थी आउल के न्यूक्लियस से, आउल की सेल निकाली, उसमें न्यूक्लियस देखा, तो उन्होंने उस न्यूक्लियस का केमिकल एनालिसिस किया था। केमिकल एनालिसिस के बाद पता चला कि न्यूक्लियस के अंदर जो भी ये न्यूक्लियोप्लाज्म है वो एक्चुअल में एसिडिक नेचर का है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें ये याद रखना है कि ये डिस्कवरी न्यूक्लिक एसिड की किसने दी? फ्रेडरिक माइशर ने। अगर ये आपको आउल वाला कंसेप्ट ना याद रहे कोई बात नहीं, न्यूक्लियस याद रखना कि न्यूक्लियस के अंदर जो उसका एसिडिक नेचर है, केमिकल एनालिसिस करने वाले कौन थे बेटा? फ्रेडरिक माइशर। तो यहाँ पे मैं जरा डिस्कवरीज लिख देती हूँ स्टार पॉइंट बना के।
डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लिक एसिड किसने की थी? फ्रेडरिक माइशर ने। फ्रेडरिक माइशर, ठीक है। ईयर इतना इंपॉर्टेंट अभी तुम्हारे सिलेबस में है नहीं। नेक्स्ट, डिस्कवरी ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल बाय एक्सरे डिफ्रैक्शन। अभी मैं ये सेकेंड पॉइंट बता दूंगी। एक्सरे डिफ्रैक्शन, इनका नाम था बेटा रोसलिंड फ्रैंकलिन। इनको बहुत याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट नहीं है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि इन्होंने क्या किया था, आपके डीएनए पे एक्सरे डिफ्रैक्शन करके उसकी फोटो खींची थी, ठीक है, जिसकी वजह से डायरेक्टली हमें यह पता चल पाया था कि जो हमारा डीएनए का स्ट्रक्चर है वो डबल हेलिक्स है। तो इन दोनों डिस्कवरीज को बहुत याद रखेंगे। ये अकॉर्डिंग टू कुछ बुक्स में 1952 लिखा होता है, कुछ बुक्स में 1953 लिखा होता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मी, मैंने जहां तक पढ़ा है 1952 होता है, तो इसको ध्यान रखेंगे। रोजलिंड फ्रैंकलिन ने 1952 में एक्सरे डिफ्रैक्शन के थ्रू ये बताने की कोशिश की थी कि जो आपका हेलिक्स, जो आपका डीएनए है वो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर में है, जिसकी वजह से इसकी स्टडी पॉसिबल हो पाई। और आगे जाके वॉटसन एंड क्रिक ने पूरा जो 3D स्ट्रक्चर है वो इसकी वजह से ही दिखा पाया था, ठीक है। नेक्स्ट है तुम्हारा डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लिक एसिड। ये नाम याद रखना, फ्रेडरिक माइशर, इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी नहीं, जो आगे भी लोग बायो लेंगे उनके लिए नाम जो मैंने अभी लिखवाए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हर चैप्टर का बेस है। जेनेटिक्स का तो है ही है, तो बहुत ध्यान से समझना इसको। जेनेटिक्स से रिगार्डिंग जब भी कोई नाम आएगा तो तुम्हें ये और ये तो हमेशा याद होने चाहिए, क्योंकि कभी ना कभी तुम्हें जब किसी चीज का बेस तैयार करना होगा, तुम्हें सेल से रिगार्डिंग कुछ चीजें पढ़नी होंगी, तो उसमें तो ये बोल सकते हैं कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो मियोसिस है वो खत्म होता है, हमारे क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर, क्रोमोसोम्स के बारे में जितनी भी चीजें हमें पढ़नी थी वो यहाँ पे खत्म होती हैं। अगर फिर भी किसी को कोई डाउट माइटोसिस में, मियोसिस में या किसी भी लेक्चर में डाउट होता है, जस्ट लेट मी नो इन द कॉमेंट्स। बाय दैट टाइम do subscribe to BioVista and give your love to BioVista also. Thank you.